प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग हिंदी कहानी की परिभाषा और उसके स्वरूप को देखेंगे। हिंदी कहानी आप लोगों को बीबीएम के यूजी फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स के डीएससी 1 के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए उससे संबंधित एक प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न है, हिंदी कहानी की परिभाषा अथवा उसके स्वरूप को अपने शब्दों में लिखें। अर्थात हिंदी कहानी की क्या परिभाषा है और उसका स्वरूप किस प्रकार है, इसके विषय में आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। वैसे तो कहानी का सामान्य अर्थ होता है कहना, किंतु आज हिंदी साहित्य में यह शब्द विधा किसी विशेष के लिए रूढ़ हो गई है। अतः यहाँ पर हम कहानी का सामान्य अर्थ कहना है से नहीं लगा सकते। कुछ भी कहना कथा नहीं कहलाता। आज कथा का विशिष्ट अर्थ हो गया है कि किसी भी ऐसी घटना को कहना, वर्णन करना जिसका एक निश्चित परिणाम हो तथा जिसमें घटना का वर्णन कालक्रमानुसार हो। घटना चाहे किसी से भी संबोधित हो, चाहे वह अनुभव जगत की हो या काल्पनिक जगत की, उसकी किसी विशेष परिस्थिति या परिस्थितियों को निश्चित आदि युक्त वर्णन ही कथा कहलाता है। कथा और कहानी पर्यायवाची होते हुए भी उनमें एक सूक्ष्म अर्थ भेद है। कथा शब्द व्यापक है। इसमें सभी प्रकार की कहानियों और उपन्यासों का समावेश किया जाता है, जबकि कहानी के अंतर्गत लघु कथाओं को ही लिया जाता है। किसी समय बंगला की तर्ज पर हिंदी में गल्प नाम का प्रचलन हुआ था, किंतु यह अस्थायी नहीं हो सका। अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी शब्द के अनुसार रूप में इसे छोटा कहानी और लघु कथा भी कहा जाता रहा, किंतु साहित्य के इस रूप के लिए कहानी शब्द ही सर्वाधिक स्वीकृत और प्रचलित रहा। लघु कथा आज हिंदी साहित्य की एक स्वतंत्र विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। आधुनिक हिंदी साहित्य में अन्य गद्य रूपों की तरह कहानी भी पाश्चात्य साहित्य से आया। अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी का हिंदी पर्याय कहानी माना गया है। अर्थात जिस प्रकार हमारे हिंदी साहित्य में अन्य विधाएं पश्चिमी संस्कृति से ली गई थी, यानी कि पश्चिमी साहित्य से लिया गया था, उसी प्रकार कहानी को भी पश्चिमी साहित्य से ही ग्रहण किया गया था। जहाँ तक कहानी की परिभाषा का प्रश्न है, तो इस संबंध में भारतीय व पाश्चात्य दोनों विद्वानों ने अपने अलग अलग मत की अभिव्यक्ति की है, जो इस प्रकार है। पाश्चात्य जगत के आलोचकों के अनुसार, पाश्चात्य जगत के आलोचकों ने जो परिचय में कहानी के जन्मदाता माने जाते हैं, उनमें सर्वप्रथम नाम एडगर एलन पो है। कवि एडगर एलन पो के अनुसार इन्होंने कहानी को रसोत्प्रेरक करने वाला एक आख्यान माना है, जो लगभग एक ही बैठक में पढ़ा जा सके। H.D. वेल्स के अनुसार कहानी तो बस वही है जो लगभग 20 मिनट में साहस और संकल्प के साथ पढ़ी जा सके। अर्थात इन दोनों ने अपने मत को प्रतिष्ठित किया है और कहानी की परिभाषा दी है। एडगर एलन पो ने कहा है कि कहानी एक ऐसा रसोत्प्रेरक विधा है या आख्यान है जो लगभग एक बैठक में, यानी कि एक बार बैठ के उसे आसानी से पढ़ा जा सके। उसी के साथ H.D. वेल्स के अनुसार कहानी की परिभाषा इस प्रकार है कि कोई भी ऐसी कहानी लिखी जाए जिसको 20 मिनट के अंदर में पढ़ लिया जाए, उसे हम कहानी कह सकते हैं। हडसन के अनुसार इन्होंने कहानी को उपन्यास का आने वाला रूप कहकर उपन्यास और कहानी के बीच विषय और शिल्पगत अभेद को स्थापित किया है। परंतु इनका खंडन करते हुए भारतीय विद्वान बाबू गुलाब राय जी ने कहा है कि ऐसा कहना ठीक वैसा ही असंगत होगा जैसा चौपाया होने की समानता के आधार पर मेढक को एक छोटा बैल और बैल को एक बड़ा मेढक कहना। इसी प्रकार वस्तु स्थिति यह है कि कहानी और उपन्यास में आकार के भेद के साथ साथ उनकी विषय वस्तु, शिल्प और शैली में भी पर्याप्त अंतर है। अर्थात हडसन जी ने कहा था कि कहानी जो है वह उपन्यास का आने वाला या बदला हुआ रूप है, परंतु हमारे भारतीय विद्वान बाबू गुलाब राय जी ने उनके इस मत का खंडन करते हुए कहा कि यदि कहानी और उपन्यास समान है तो यह उसी प्रकार असंगत कहा जाएगा जिस प्रकार एक मेढक को हम एक छोटा बैल कह सकते हैं और एक बैल को एक बड़ा मेढक कह सकते हैं, क्योंकि उपन्यास का स्वरूप बहुत ही बड़ा होता है और उपन्यास कहानी की तुलना में विस्तृत, विशाल और बड़ा भी होता है। इसलिए दोनों को एक जैसा कहना
असंगत प्रतीत होता है। पाश्चात्य विद्वानों का मत हम लोगों ने देख लिया, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे भारतीय विद्वानों का मत क्या है। भारतीय विद्वानों के अनुसार कहानी की परिभाषा। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार आख्यायिक एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को रख कर लिखा गया नाटकीय आख्यान है। प्रेमचंद जी के अनुसार कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण प्रथा वृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जा सकता, न उसमें उपन्यास की भांति सभी रसों का सम्मिश्रण ही होता है। वह एक रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक चुना हुआ गुलदस्ता है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। प्रेमचंद जी के इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि कहानी जीवन का एक खंड चित्र है जो संपूर्ण मानव जीवन की व्याख्या न करके केवल उनके एक घनीभूत क्षण को अनावृत कर हमारे सामने रख देती है। अज्ञेय के अनुसार कहानी में मानसिक संघर्ष की प्रधानता रहती है। लेखक में उन विशिष्ट संघर्षपूर्ण क्षणों को पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए जिसमें संघर्षपूर्ण विशिष्ट क्षणों को पूर्ण घनत्व के साथ चरित्र और कथा वस्तु के द्वारा प्रभावशाली रूप में संप्रेषित किया जा सके। इसलिए कहानी में चरित्र और कथा वस्तु का इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं जितना कि चरम बिंदु का होता है। कहानी के इन विशिष्टता को लक्ष्य कर आधुनिक अंग्रेजी आलोचकों ने कहानी को जीवन का स्पेस शॉट माना है। दूसरे शब्दों में हम उसे जीवन का टुकड़ा भी कह सकते हैं। बाबू गुलाब राय जी के अनुसार वह टुकड़ा ऐसा होता है कि छिपकली की पूंछ की भांति बिल्कुल सफाई से अलग हो जाता है, फिर भी उसमें प्राणों का स्पंदन होता रहता है। वह छोटी होते हुए भी किसी बड़े तथ्य का उद्घाटन करती है और जितना ही वह तथ्य व्यापक होता है कहानी रचनात्मक होती है। उस बड़े तथ्य के उद्घाटन में निसंदेह कहानीकार का व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रधान रहता है। सर वॉलपॉल ने लिखा है कि कहानी कहानी होनी चाहिए, अर्थात उसमें घटित होने वाली वस्तुओं का लेखा जोखा होना चाहिए और वह आकस्मिकता से पूर्ण हो। उसमें क्षिप्र गति के साथ अप्रत्याशित विकास हो जो कौतूहल द्वारा चरम बिंदु और संतोषजनक अंत तक ले जाए। इस परिभाषा से सिद्ध होता है कि कहानी की सभी घटनाएं तथा पात्र सार्थक होने चाहिए, कहानी में तीव्रता और कौतूहलता भी हो। इस प्रकार बाबू गुलाब राय के निम्नलिखित परिभाषा से कहानी का स्वरूप और उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। उनके अनुसार छोटी कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है जिसमें एक दिन या प्रभावों को अग्रसर करने वाली व्यक्ति केंद्रित घटना या घटनाओं का आकर्षक परंतु कुछ कुछ अप्रत्याशित ढंग के उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपूर्ण वर्णन हो। चेखव ने कहानी को जीवन का एक टुकड़ा माना है और यह कहकर उसकी संश्लिप्तता और प्रभावोत्पादकता का ही संकेत दिया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी एक ही निश्चित लक्ष्य की और उन्मुख होने के कारण उपन्यासों से भिन्न अपनी एक नई शैली बनाने में समर्थ हुई है। कहानी का विकास जिस तीव्र गति से अत्यंत लचीले और परिवर्तनशील रूप में हुआ है उसे किसी एक निश्चित परिभाषा में बांध कर रखना अत्यंत कठिन है। आज कहानी का आधार जीवन का कोई रहस्य, मनोवैज्ञानिक सत्य, जीवन यथार्थ से जीवन संघर्ष से अनुभूति, सत्य संवेदना, सामाजिक राजनीतिक स्थिति, प्रसंग से उत्पन्न बोध, मानवीय उत्पीड़न और जिजीविषा आदि का चित्रण करना बन गया है। आज कहानी वस्तु स्थिति का चित्रण मात्र ही नहीं करती, वह उसकी खोज भी करती है। कहानी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती गई है और भाषा शैली की दृष्टि से अधिक संश्लिष्ट, बिंबात्मक और रचनात्मक होने के साथ ही व्यक्ति चेतना को जागरूक एवं विकसित करती है। उसकी सृजनशील शक्ति के कारण उसकी सामाजिक उपयोगिता भी बढ़ती गई है। पहले यह माना जाता था कि कहानी के अनिवार्य लक्षण हैं गद्य में रचित होना,
दूसरा मनोरंजन व कौतूहल पूर्वक होना, तीसरा अंत में किसी चमत्कार पूर्ण घटना की योजना। आज इसमें प्रभान्विति, सृजनशीलता और बोध की अनिवार्यता भी जुड़ गई है। उसकी शैली में एक त्वरित क्रोध की अपेक्षा की जाती है, जो अपने घनत्व में व्यापक सत्य को प्रकाशित कर सके। वह युग बोध को अभिव्यक्ति और परिवर्तन की अनिवार्यता का संकेत भी देती है। कहानी साहित्य के अत्यंत शक्तिशाली सृजनशील माध्यम है, जिनमें अपना विधान स्वयं तोड़ा भी है और निर्मित भी किया है। परंपरा की जड़ता से स्वयं को मुक्त रखते हुए वह निरंतर गतिशील है। यहीं पर कहानी की परिभाषा एवं उसका स्वरूप समाप्त होता है। धन्यवाद।